हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बोहर वर्सेस डी ब्रोगली रिलेशनशिप की। इन दोनों से नया फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को काम में लेके अपन नया फॉर्मूला डेराइव करेंगे। वो फॉर्मूला किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, किसको डिफाइन करेगा, उसकी मैं बात करूंगा। तो एग्जाम में किस तरीके से इन दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा इन दोनों को समझाने के लिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बोहर की। किसकी बात कर रहा हूँ? बोहर की। बोहर ने क्या बताया, किसी नाभिक के चारों ओर जब कोई इलेक्ट्रॉन, किसी नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग L की वैल्यू कितनी बताई थी इसने, L इजिकल टू h/2π का क्या होना चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी इंटीजर नंबर के फॉर्म में। ये कोणीय संवेग है, h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। तो L अपन ने कैलकुलेट किया था, L क्या होता है, mvr इजिकल टू nh/2π। ये क्या थी, बोहर की पोस्टुलेट थी। बोहर की पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अपन ने बताया एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डी ब्रोगली की, किसकी बात कर रहा हूं, डी ब्रोगली की। इसने क्या कहा, कोई भी माइक्रो पार्टिकल सूक्ष्म कण जो क्या हो, गतिशील हो, मूवेबल हो, क्या हो, गतिशील हो, मूवेबल हो, उस इलेक्ट्रॉन की, उस माइक्रो पार्टिकल की क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है। क्या होती है, ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब एक तो इसने बताई थी पार्टिकल नेचर, और एक इसने क्या बताई थी, वेव नेचर। एक तो इसकी क्या होती है, पार्टिकल नेचर होती है, एक कौन सी नेचर होती है, वेव। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण, उसकी द्वैत प्रकृति होती है, वो कण की तरह प्रकृति भी होती है, कणीय प्रकृति भी बोली जाती है, और उसकी तरंग प्रकृति भी बोली जाती है। तो उसकी बात कर ली थी डी ब्रोगली ने। इसके अकॉर्डिंग किसी माइक्रो पार्टिकल की जो वेवलेंथ निकल के आई थी, वो कितनी आई थी, लैम्डा इजिकल टू h/p। p यहाँ पे क्या है, p इजिकल टू होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो P इजिकल टू क्या बोला था, h/p इजिकल टू क्या बोला, mv। तो ये किसी माइक्रो पार्टिकल की क्या गई थी, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग है लैम्डा कैलकुलेट कर ली थी। इसके बाद दोनों की होगी थी। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों में जो रिलेशनशिप की बात करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की, पोस्टुलेट्स और इससे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों को काम में लेके एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, क्या डिफाइन करेगा, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं इन दोनों रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो नया फॉर्मूला डिराइव हुआ था, बोहर वर्सेस डी ब्रोगली। इसमें एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखना, इन दोनों को काम में लेके अपन क्या एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किस बात को रिप्रेजेंट करेगा वो, उसकी में मैं चर्चा करूँगा। तो देखना, देखिएगा, तो मैंने कहा बोहर के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन, mvr इजिकल टू nh/2π। nh/2π ये क्या थी, mv यहाँ पे क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इजिकल टू h/mv। mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h/p। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से mv की वैल्यू निकालूँ, mv इजिकल टू क्या होगा, लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा h/लैम्डा। इसको ऐसे भी एक्सप्रेशन के रूप में मैं लिख सकता हूँ। तो इससे डी ब्रोगली प्रिंसिपल की इस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, इस बोहर पोस्टुलेट में mv की जगह रख देता हूँ। तो क्या आएगा, इस mv की जगह मैं क्या रख दूँ, h/लैम्डा।
डॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आर अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा, एन अपॉन 2 पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो जिस मैं नए डेरिवेशन की बात कर रहा था, नए फॉर्मूले की बात कर रहा था, वो अपना 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। इसका बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए बोला जाता है कि किसी nth सेल की पेरिफेरी या परिधि, किसी nth सेल की परिधि या पेरिफेरी उस nth सेल में उपस्थित, उसे nth सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के nth गुना के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा किसी भी n सेल की जो पेरिफेरी बोली जाती है, परिधि, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। किसी n सेल की जो परिधि पेरिफेरी बोली जाती है, वो पेरिफेरी क्या होती है, उस n सेल में उपस्थित, किसी n सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या होती है, n गुना के इक्वल होती है। n गुना ये हुआ इसका, इस वेवलेंथ का n गुना के इक्वल हो गई किसी n सेल की पेरिफेरी। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद मैं बात करूंगा कि n फिर इस जो पेरिफेरी है वो लैम्डा के n के इक्वल कैसे हो रही है, इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले आप इसकी जनरली जो बेसिक मैंने बात बताई कि किसी n सेल की जो पेरिफेरी किसके इक्वल होती है, उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य के n गुना के इक्वल होती है। इसको आप पहले उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं कि n गुना का यहाँ के क्या मतलब है, इंटीजर मल्टीपल क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, तो जैसे मैं अगर बात करूं कोई नाभिक, ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर कोई भी सेल, तो जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, सेल में मान लेता हूं कोई nth सेल, कोई nth सेल। तो अपने को क्या पूछ ले, कोई इस nth सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी बताई जाएगी, जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कितना n गुना वेवलेंथ है उस इलेक्ट्रॉन की बोली जाएगी। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, ये यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का। तो जब भी अपने वो किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले, तो कितनी बतानी है, n लैम्डा। जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका n मल्टीप्लाई होगा। तो n यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे नाभिक के चारों ओर ये सेल है, सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, n इजिकल टू 1 2 3, इसी तरीके से n इजिकल टू इन्फाइनाइट सेल तक चला जाता है। तो यहाँ से n की वैल्यू में स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीजर फॉर्म में, एंड सो ऑन इन्फाइनाइट सेल। तो मैंने कहा किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर अपने को कैलकुलेट करनी है, तो उस वेवलेंथ का n गुना जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में क्या होना चाहिए, वेवलेंथ आनी चाहिए। तब तो ये बात क्या होगी, सही होगी। अब बात आती है नॉन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म क्या होती है। एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखना, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, नाभिक के चारों ओर किसी भी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा। एक साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, देखना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल से इसको इजीली समझ में आएगा आप लोगों के। जैसे मैं बात कर रहा हूँ n इजिकल टू फर्स्ट,
नाभिक के चारों ओर n इक्वल टू फर्स्ट सेल का मतलब है ये फर्स्ट सेल मान रहा हूं मैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस नाभिक के चारों ओर रिवॉल्विंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला वापस एक साइकिल के बाद वहीं पर वापस आ गया, इसका मतलब उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चलने के बाद आधा साइकिल कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसका कंप्लीट साइकिल हो गया। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट साइकिल कैसे पता चला, इन दोनों को हाफ हाफ पोर्शन को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सर्कुलर फॉर्म बन जाएगी, सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया कि साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जितनी दूरी डिस्टेंस तय करनी पड़ी वो कितनी बोली जाती है, 1 लैम्डा। कितनी बोली जाती है, एक साइकिल इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 1 लैम्डा दूरी डिस्टेंस को तय करना पड़ता है। तो n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब साइकिल कितने होंगे इसके, एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो साइकिल की संख्या इस सेल नंबर पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे कितना होगा, लैम्डा। यहाँ से अगर इस इलेक्ट्रॉन की सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ ली जाए, लैम्डा पूछ ली जाए, तो लैम्डा कितनी होगी, n लैम्डा। n कौन सा है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। इसका मतलब n कौन सा है, फर्स्ट, तो 1 लैम्डा। इसकी फर्स्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, 1 लैम्डा या लैम्डा होगी, क्योंकि सेल किस में है, ये फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है। तो ये एग्जिस्टेंस करेगा इस तरीके से। अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, जैसे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट, n इक्वल टू अपने को क्या दे दे, 2 दे दे। सेकेंड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो देखना, इसको मैं वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला, इसका मतलब ये अपना फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर लिया। साइकिल कितने होंगे, 2, क्योंकि सेकंड सेल में प्रेजेंट है। तो सेकंड सर्किल के लिए क्या करेगा, यहाँ पे इतने किसके कितने हो गए, इसके सर्किल कंप्लीट है, 2 सर्किल हो गए। तो यहाँ से एक सर्किल कंप्लीट किया तो लैम्डा 1 लैम्डा ये हो गई। सेकंड सर्किल कंप्लीट करेगा तो 1 लैम्डा और हो गई, तो 2 लैम्डा हो गई। यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट किए तो 2 लैम्डा डिस्टेंस की क्या करेगा, ये दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे अगर इस सेकंड सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ ले, लैम्डा पूछ ले, तो कितनी बतानी है, n लैम्डा। n कौन सा है, सेकंड सेल है, तो 2 लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो मल्टीपल इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में आनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए। नॉन इंटीजर फॉर्म में आती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नॉन इंटीजर फॉर्म का बेसिकली मीनिंग क्या है, जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, देखना ध्यान से। अगर मैं ये कह दूं n इक्वल टू 1.5 में है कोई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू डेड नंबर सेल में है, डेड का मतलब 1.5 सेल में, इसका मतलब n इक्वल टू 1.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी मान लेते हैं अपन, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि किसी नाभिक के चारों ओर कोई 1.5 नंबर का क्या है, सेल प्रेजेंट है। तो देखना, ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर मैंने मान लिया ये कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं n इक्वल टू 1.5 नंबर का क्या है, कोई सेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करूं, वेव से रिप्रेजेंट करूं, इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। डेड का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट है, उसके बाद हाफ साइकिल कंप्लीट किया है। इसका मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा, और नेक्स्ट वाली कितनी होगी, लैम्डा/2, क्योंकि कंप्लीट साइकिल नहीं हुआ, आधा ही रह गया। इसका मतलब डेढ़ साइकिल कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे लैम्डा कितनी आएगी, टोटल 1.5 लैम्डा। n लैम्डा की इक्वल आएगी, n कितना है, 1.5 लैम्डा। तो यहाँ पे किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कितनी आ गई, 1.5 लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन इंटीजर फॉर्म में आ गई, नॉन इंटीजर फॉर्म। नॉन इंटीजर फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, किसके फॉर्म में आनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में अगर लैम्डा आती है तो एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये अपना रिप्रेजेंटेशन है गलत है, ये अपने जो कर रहे हैं यहाँ पे n इक्वल टू 1.5 में एग्जिस्ट ही नहीं होगी। इस n इक्वल टू 1.5 में किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि किसके फॉर्म में आ रही है, वो नॉन इंटीजर फॉर्म में आ रही है। तो इसको सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद मैं बात करूंगा इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स की। तो मैंने कहा किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की लैम्डा मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में आनी चाहिए, इंटीजर नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो एग्जिस्टेंस होगी, वरना एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होगी, सभी में एग्जिस्टेंस हो रही है। चलिए इसको पहले उतार लें, उसके बाद अपन मैं बात करूँगा नेक्स्ट।
चलिए अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अपन ने किस में देखा, ये जो वेव फॉर्म में देखा, इसको अगर मैं किसी नाभिक के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में देखूं तो ये कैसे दिखेगा, देखना ध्यान से। अभी अपन क्या कर रहे थे, किसी इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में देख रहे थे। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, वेव फॉर्म। अगर इसी को मैं इस सर्किल को, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग जो कर रहा है उसको मैं किस में देख लूँ, इस नाभिक के चारों ओर उपस्थित है किसी सेल में देखूँ तो देखना कैसे दिखेगा, एग्जिस्टेंस कैसे यहाँ पे बैठेगी, इस बात का कैसे पता लगाया जाएगा, देखना। चलिए देखिएगा, मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहा हूँ, कोई भी मैंने एग्जांपल लिया, कोई इलेक्ट्रॉन n=4 सेल में है। इसका मतलब नाभिक के चारों ओर जो सेल होगा, जैसे मैंने माना ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर 4th सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई 4th सेल की बात कर ली मैंने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने सर्किल कंप्लीट करेगा, आपने 4 सर्किल कंप्लीट करेगा, क्योंकि n क्या है 4। 4 सर्किल का मतलब फर्स्ट सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, देखना, सेकंड सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से थर्ड सर्किल, इसी तरीके से 4th सर्किल। तो ये इसके कितने सर्किल कंप्लीट हो गए, 4 सर्किल। तो देखना, अगर इस इलेक्ट्रॉन की, अगर इस 4th सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ ले, लैम्डा कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितनी लैम्डा, 1 लैम्डा। तो ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गया, लैम्डा एक और आ गई, तो यहाँ से यहाँ एक सर्किल और कंप्लीट हुआ, लैम्डा ये भी होगी, यहाँ से यहाँ एक लैम्डा और आ गई। तो टोटल लैम्डा कितनी होगी, किसी n सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है, n लैम्डा। n अपने को कौन सा दे रखा है, 4th, तो आंसर क्या होगा, 4th लैम्डा इज द करेक्ट आंसर। तो किसी 4th सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी बोली जाएगी, 4 लैम्डा। ये 4 क्या है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्टेंस करेगी, क्योंकि उस वेवलेंथ का क्या आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रही है। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं होती तो एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती। तो 4th सेल तो क्या करता है, एग्जिस्टेंस करता है, जिसके कारण इसकी लैम्डा कितनी आई, 4 लैम्डा। अब देखना, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो देखना, अगर n की जगह मैं कोई इलेक्ट्रॉन मैं कह दूं n किस में है, 2.5 सेल में। 2.5 सेल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अपन एग्ज्यूम कर लेते हैं कि किसी नाभिक के चारों ओर, ये कोई नाभिक है, इसको मैं मान लेता हूँ कितने नंबर का सेल है ये, n=2.5 सेल, 2.5 सेल। अब देखना ध्यान से, 2.5 का मतलब कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, आपने कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, 2.5 सर्किल। तो देखना, एक तो ये हो गया फर्स्ट साइकिल, तो ये इसका ये हो गया, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर लिया। सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा, सेकंड साइकिल ये इसका कंप्लीट हो गया। अब 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए, आधा और करना है इसको, तो आधा की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया। तो इस तरीके से होगा, वापस इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था वहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब देखना, मैंने कहा एक जब साइकिल कंप्लीट करता है तो दूरी कितनी डिस्टेंस तय करता है, लैम्डा। दूसरा सर्किल भी तय किया इसने, तो कितनी होगी, लैम्डा। तीसरा सर्किल आधा ही किया इसने, इसका मतलब लैम्डा/2। तो टोटल इसकी 2.5 सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कितनी होगी, n लैम्डा। n कितना है, 2.5 लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आ गई, नॉन इंटीजर फॉर्म में आ गई। नॉन इंटीजर फॉर्म में जब भी आती है तो एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो इस लैम्डा का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो मैंने कहा किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य जब भी निकाली जाती है वेवलेंथ, वो उसकी इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए, तभी वो एग्जिस्टेंस होगी, वरना एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे इंटीजर फॉर्म है तो एग्जिस्टेंस होगी, इंटीजर फॉर्म नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। इसको आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस पर, उसकी मैं बात करूँगा। जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये तो सिंपल नॉलेज के लिए अपनी बातें हो गई। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर,
तो बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर पोस्टुलेट्स और डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला क्या था, 2πr इजिकल टू n लैम्डा। किसी n कोस की जो पेरीफेरी बोली जाती है वो सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के n गुना की क्या होती है, बराबर होती है। देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ 1 बाय 1। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन क्या था, किसी परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की, किसी परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है, 4 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। 4 एंगस्ट्रॉम हो तो अपने को क्या पूछ लेगा, उस इलेक्ट्रॉन की उस कोष की परिधि बताओ, तो उससे कोष की परिधि बताओ कितनी होगी। पेरीफेरी चेक करनी है, किसी सेल की पेरीफेरी कैसे कैलकुलेट होती है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। तो किसकी बात कर रहा है, एक तो पेरीफेरी की बात कर रहा है और किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की लैम्डा की बात कर रहा है। तो अपना फॉर्मूला क्या लगेगा, इसने ऑप्शन दिए हैं, देखना ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 16 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑप्शन है इसका 12 एंगस्ट्रॉम, थर्ड ऑप्शन है इसका 10 एंगस्ट्रॉम, फोर्थ ऑप्शन है इसका 20 एंगस्ट्रॉम। तो देखना किसकी बात कर रहा है, पेरीफेरी और लैम्डा की बात कर रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो बोहर और डी ब्रोगली रिलेशनशिप से आया था, 2πr इजिकल टू n लैम्डा। पेरीफेरी, किसी सेल की पेरीफेरी पूछी है तो सेल की पेरीफेरी क्या होती है, 2πr। ये क्या है, किसी सेल की पेरीफेरी, किसी सेल की पेरीफेरी 2πr होगी। 2πr की वैल्यू पूछी है, n अपने को कौन सा दिया है, फोर्थ सेल दिया है, और इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कितनी दे रखी है, फोर्थ सेल में 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दे रखी है। n कौन सा है, 4, लैम्डा कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 16 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। इसको डायरेक्ट अगर अपने वो फॉर्मूला याद है तो इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आंसर अपने वो कौन सा लगाना था, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद मैं बात करूंगा इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कैसे पूछे जाएंगे इस पर, उसकी मैं चर्चा करूंगा। जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हीलियम प्लस के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य बताओ, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य बताओ कितनी होगी। क्या पूछ लिया, हीलियम प्लस के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले बात आती है, किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन की अपने को क्या पूछ ले, लैम्डा पूछ ली। क्या पूछ ली, लैम्डा पूछ ली। तो जब भी पेरीफेरी की बात करें, लैम्डा की बात करें, उसको अपने को किससे कोरिलेट करना है, उस सेल की पेरीफेरी से। अपना फॉर्मूला क्या था, 2πr इजिकल टू n लैम्डा, 2πr इजिकल टू n लैम्डा। आर यहाँ पे अपने को पता नहीं है, क्यों नहीं पता, देखना ध्यान से। पता है, देखना ध्यान से। थर्ड सेल की बात कर रहा है, हीलियम प्लस के थर्ड सेल की। तो देखना यहाँ पे मैं अगर रेडियस, किसी भी सेल के लिए रेडियस क्या बोली जाती है, किसी भी n सेल के लिए रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है, फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रॉम।
यह क्या होगी, किसी भी एटम के लिए n सेल की रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है 0.5 to 9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, हीलियम प्लस के थर्ड सेल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ हीलियम प्लस, मैंने यहाँ पे आर की जगह क्या रख दिया, हीलियम प्लस के थर्ड सेल की रेडियस रख दी। अब इसके अपन इजीली फॉर्मूले के आधार पर रेडियस निकाल सकते हैं। तो 2 पाई इंटू रेडियस कितनी होगी 0.5 to 9 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना होगा 3 की स्क्वायर 9 बाई जेड कितना होगा हीलियम के लिए 2 होगा। थर्ड सेल की बात करें, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 इंटू लैम्डा अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा, देखना, इसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 3 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इजिकल टू क्या आएगा अपना, लैम्डा इजिकल टू आ गया पाई इंटू कितना आ गया, पाई इंटू 0.5 to 9 इंटू 3। ये किस में आएगी वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो अपना आंसर करेक्ट होगा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा इस तरीके से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है। उसको सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। आर अपने को पता नहीं होती तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एन सेल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है कितनी बोली जाती है 0.5 to 9 एन स्क्वायर बाई जेड। ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे लगा दिया, रेडियस अपने को कैलकुलेट कर ली। जो सेल दिया गया जिस एटम के लिए उसकी अपने बात कर ली। एन की वैल्यू थर्ड सेल की बात कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या चेक कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको जल्दी से उतार लें। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं बिल्कुल एग्जाम में, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। अगर फॉर्मूला याद हो तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन से नहीं होते ये, अगर फॉर्मूला याद हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हाइड्रोजन के क्या दे रखे हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल हाइड्रोजन अपने को क्या दे रखी है, ए नॉट दे रखी है। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, यदि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी दे रखी हो, ए नॉट हो, तो अपने को क्या पूछेगा, तो लिथियम प्लस टू के सेकेंड सेल की क्या कैलकुलेट करनी है, सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य बताओ, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य बताओ कितनी होगी। तो इसने क्या दे दिया, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस दे रखी है, एनोड है। तो इस टर्म में अपने को आंसर बताना है कि लिथियम प्लस 2 के सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। जो भी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आएगी उसमें क्या होना चाहिए, एनोड प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपन 1 by 1 इसको स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो अपने को दिया है उसको सबसे पहले अपन उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, देखना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की। तो अपने को क्या दिया है, R1 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, R1 हाइड्रोजन। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, लिथियम प्लस 2 के सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में अपने को दिया है R1 हाइड्रोजन कितना है, ए नोड, उसको लिख लिया। उसके बाद जो कैलकुलेट करना है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दे किस फॉर्मूले से दी जाती है, 2πr = n लैम्डा, 2πr = n लैम्डा। आर यहाँ पे अपने को नहीं पता, कैसे नहीं पता, अभी मैंने बताया था। आर अपने को पता है सेकंड सेल के लिथियम प्लस 2 में, सेकंड सेल में पूछा है लिथियम प्लस 2 के, तो किसी भी सेल के किसी भी एटम के किसी भी सेल में अपन रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, 0.5 to 9 × n²/z। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू रखूँ तो क्या रखूँगा, सेकेंड सेल के लिए बात कर रहा है, किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए। तो जो वैल्यू आएगी
लिथियम प्लस 2 के सेकंड सेल की रेडियस कितनी होती है, अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 2 पाई इंटू 0.529, सेकंड सेल की मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। लिथियम प्लस 2 के सेकंड सेल की रेडियस कितनी बोली जाएगी, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन कौन सा है, सेकंड, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बाई जेड। जेड कितना होगा लिथियम प्लस 2 के लिए, 3 होगा, इजिकल टू एन कौन सा है, सेकंड सेल की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू लेमडा अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखना R1 हाइड्रोजन इजिकल टू क्या है, एनोड। R1 हाइड्रोजन किसी एटम के फर्स्ट सेल की, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की कितनी बोली जाती है रेडियस, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन कितना होगा, फर्स्ट सेल की बात करें 1 का स्क्वायर 1, जेड कितना हाइड्रोजन एटम के लिए 1। तो ये जो R1 हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, एनोड इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0.529। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड की जगह में क्या काम में ले सकता हूँ, 0.529, या 0.529 की जगह में क्या काम में ले सकता हूँ यहाँ पे, एनोड। अगर मैं 0.529 की जगह क्या रख देता हूँ, जो अपने क्वेश्चन में दिया गया है, एनोड इंटू 4/3 इजिकल टू 2 लेमडा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा इजिकल टू क्या आ गया, 4 एनोड π/3। ये जो लेमडा आई है ये किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो किसी एटम की अपने को क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, और किसी दूसरे एटम के लिए उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछ लेगा। तो इन दोनों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं उसकी मैंने बात कर ली। अपना लेमडा कितना है, 4 एनोड π/3। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो आप इसको उतार लें। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनको ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं है, जल्दी से आप इसको उतार लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की और बात कर लेता हूँ, जिससे आपको कंसेप्चुअल चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला जो अपना था 2πr इजिकल टू एन लैम्डा, इस पर टाइप ऑफ क्वेश्चन और कहाँ तक जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि बेरिलियम प्लस 3 के तीसरे कोष की ऊर्जा, तीसरे कोष की त्रिज्या दे रखी है अपने को ए नोड। तीसरे कोष की त्रिज्या कितनी दे रखी है, ए नोड हो, तो किसी बेरिलियम प्लस 3 के तीसरे कोष की त्रिज्या ए नोड हो तो अपने को क्या कैलकुलेट कराएगा, लिथियम प्लस 2 के पंचम कोष फिफ्थ सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या कैलकुलेट करवा लेगा, तरंग दैर्ध्य बताओ कितनी होगी। लास्ट क्वेश्चन है अभी अपना इस टॉपिक से रिलेटेड, उम्मीद करूंगा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, क्या दे रखा है, बेरिलियम प्लस 3 के थर्ड सेल की कितनी दे रखी है रेडियस, ए नोड हो, तो लिथियम प्लस 2 के फिफ्थ सेल में अपने को क्या पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है कितनी होगी। तो किसी भी सेल में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा। और क्या दे रखा है, किसी सेल, किसी भी एटम के लिए, किसी एन सेल की, थर्ड सेल की अपने को क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है ए नोड। इसका मतलब ना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2πr इजिकल टू एन लैम्डा। जो अपने क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिलियम प्लस 3 के थर्ड सेल की रेडियस की। तो देखना रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ बेरिलियम प्लस 3 कितनी दे रखी है, ए नोड। तो किसी भी एटम के किसी भी सेल के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन क्या होगा, यहाँ पे थर्ड सेल की बात कर रहा है, एन का मतलब थर्ड 3 की स्क्वायर, इसका मतलब 9 बाई जेड कितना होगा बेरिलियम के लिए, 4 होगा, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी। तो रेडियस बेरिलियम प्लस 3 के थर्ड सेल की रेडियस इतनी आ गई। इस वैल्यू को कितनी दे रखी है इसने, किसके इक्वल होती है, ये एनोड है। इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि तीसरे कोष बेरिलियम प्लस 3 के तीसरे कोष की त्रिज्या कितनी है, एनोड दे रखी है, ठीक है।
अब देखना इस यहाँ पे ये जो 0.529 इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ से बता देता हूँ अपने फॉर्मूले में कि किसी भी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस। अगर इस 0.529 की जगह में क्या रख देता हूँ R1 हाइड्रोजन, अगर इस 0.529 की जगह में क्या रख दूँ R1 हाइड्रोजन, देखना इसको मैं क्या मान रहा हूँ R1 हाइड्रोजन, क्योंकि 0.529 क्या होती है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस बोली जा सकती है। तो R3 बेरिलियम प्लस 3 क्या होगा, R3 ऑफ ए बेरिलियम प्लस 3 इजिकल टू R1 हाइड्रोजन इंटू 9/4 एंगस्ट्रॉम, जो किसके इक्वल है एनोड की। इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से R1 हाइड्रोजन की वैल्यू कैसे आएगी, R1 हाइड्रोजन इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 एनोड बाय 9, 4 एनोड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई से R1 हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल ली 4 एनोड बाय 9। तो ये वैल्यू किस में आ गई, R1 हाइड्रोजन एनोड की फॉर्म में आ गई। तो सबसे पहले अपने क्या किया, जो अपने को दिया था बेरिलियम प्लस 3 के थर्ड सेल की रेडियस के अकॉर्डिंग एनोड की फॉर्म में अपने क्या निकाल लिया, R1 हाइड्रोजन निकाल लिया। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद मैं बात करूंगा लिथियम प्लस 2 के फिफ्थ सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे निकाली जाएगी। जल्दी से इसको उतार लें, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो R1 हाइड्रोजन कितनी आई 4 एनोड बाय 9। अब अपने को क्या पूछा है, लिथियम प्लस 2 के फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। कैसे निकाली जाएगी, देखना किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अपने को जब भी वेवलेंथ पूछेगा, अपना फॉर्मूला क्या होता है 2πr इजिकल टू n लैम्डा। 2πr इजिकल टू n लैम्डा। r यहाँ पे कौन सी होगी, अब जिसकी लैम्डा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग, लिथियम प्लस 2 के फिफ्थ सेल की पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग r यहाँ पे रख देंगे। r यहाँ पे क्या रखूँ मैं, फिफ्थ सेल की रेडियस, फिफ्थ सेल की रेडियस होगी किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए। तो लिथियम प्लस 2 के लिए फिफ्थ सेल की रेडियस अपने यहाँ पे रख दी वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर, n की वैल्यू अपने को पता है, फिफ्थ सेल है, लैम्डा अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखना 2π इंटू अपना फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एटम के लिए सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन कौन सा है, फिर 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 बाई जेड कितना होगा लिथियम प्लस 2 के लिए 3 होगा, इजिकल टू एन कितना है फिफ्थ सेल इंटू लैम्डा अपने को पूछी है। 0.529 क्या होती है, R1 हाइड्रोजन। 0.529 में क्या लिख सकता हूँ, R1 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी बोली जाती है 0.529। तो 0.529 की जगह अगर मैं क्या लिख दूँ R1 हाइड्रोजन, तो 2π इंटू R1 हाइड्रोजन इंटू 25/3 इजिकल टू 5 लैम्डा। अपनी R1 हाइड्रोजन ध्यान में रखना कितनी है 4 एनोड बाय 9। अपने किसके अकॉर्डिंग निकाला, बेरिलियम प्लस 3 के थर्ड सेल की रेडियस के अकॉर्डिंग। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट अप कर दूं, R1 हाइड्रोजन की जगह क्या रख दूं, क्योंकि अपना आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, ये क्वेश्चन था अपना एनोड दिया था, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आना चाहिए, आंसर इसी फॉर्म में आना चाहिए। तो देखना R1 हाइड्रोजन की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 4 एनोड बाय 9। तो देखना इसकी जगह क्या आएगा 2π, मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ, 2π इंटू R1 हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया 4 एनोड बाय 9 इंटू 25/3 इजिकल टू 5 लैम्डा। अपने को लैम्डा कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 5 25 और कितना हो गया ये लैम्डा इजिकल टू कितना आएगा 20 40 पाई 20 40 पाई बाय 27। ये अपनी लैम्डा यहाँ पे आ गई किसमें एंगस्ट्रॉम में। तो इस तरीके से किसी एक एटम की रेडियस दे देगा, दूसरे किसी सेल में क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन की अपने को वेवलेंथ पूछ लेगा। तो टाइप इस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, जो अपने को दिया गया है उसके अकॉर्डिंग R1 हाइड्रोजन निकाल लेंगे, उसके बाद जो अपने को पूछा है उसमें R1 हाइड्रोजन की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, तो इस एनोड के फॉर्म में अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपना आंसर क्या आ गया, एनोड भी आएगा, सॉरी लैम्डा में क्या आएगा यहाँ पे पाई एनोड, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको, तो कितना होगा
40 पाई ए नोट बाय 27। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर किस के फॉर्म में आना चाहिए, ए नोट, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दिया था, उसके पूछा क्या था, किसी एनसीआर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बोहर पोस्टुलेट्स और डी ब्रोगली प्रिंसिपल पर 2πr = n लैम्डा होती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी मैंने बात कर ली। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। प्लीज इनको बार बार रिवाइज करिए, तभी ये चीजें इजीली समझ में आएगी। टाइम कंज्यूमिंग वाली चीजें नहीं होती, कंसेप्चुअल चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसको बार बार रिवाइज करके पढ़िएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।